हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है, दिस इज़ मोशन। और मोशन में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे याद होगा आप लोगों को। लास्ट क्लास में हमने मोशन में फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्टार्ट किया था और आई होप कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब आज हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, है ना, डिवाइड करने जा रहे हैं। दो टाइप की होती हैं, देखिए ये फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन से दो टाइप की होती हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़? फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। क्या बोला जाता है इनको? स्केलर क्वांटिटीज़। जो दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको पढ़नी है वो हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज पढ़नी है आपको? वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब हम सबसे पहले ये जानें कि आखिर स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस समझना है हमको। तो चलिए डिफरेंस समझते हैं। देखो, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज फॉर विच ओनली मैग्नीट्यूड is required for their complete measurement। मैंने क्या बोला शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो जरा ध्यान से दोबारा से सुनिए। ओके, मैंने बोला आपको कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज फॉर विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर देयर कंप्लीट मेजरमेंट। पर हमें मैग्नीट्यूड पता हो तो ना, हमें तो मैग्नीट्यूड ही नहीं पता। देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मानिए कि हम किसी भी पर्टिकुलर जगह का डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं। क्या मेजर करने जा रहे हैं? डिस्टेंस। और हमने मेजर करके लिखा कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 20 मीटर्स। क्या बताया हमने? डिस्टेंस 20 मीटर्स। तो ये जो 20 मीटर हमने मेजर किया है, इस 20 मीटर को ही हम क्या बोला करते हैं? मैग्नीट्यूड। मतलब आपने डिस्टेंस की जो भी वैल्यू मेजर करके लिखी है, बस उस वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड। मानो कि हमने 20 मीटर्स मेजर नहीं करा, हमने तो 50 किलोमीटर्स मेजर करा, दूर दूर वाले दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करा। तो ये 50 किलोमीटर भी मेजर्ड डिस्टेंस की क्या है? वैल्यू है। और इस वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड। क्या सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है? नहीं। तो फिर किसी भी स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू को, जैसे आपने मास मेजर करा और आपने बोला कि भाई हमारी बॉडी का मास तो 50 kg है, आपकी बॉडी का मास। आई बात समझ में? तो ये 50 kg किसकी वैल्यू है? मेजर्ड मास की। मतलब ये 50 kg क्या है? मैग्नीट्यूड। आपके मास का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 kg। अब मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज फॉर विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। मतलब इनको मेजर करने के लिए सिर्फ इन वैल्यू की जरूरत है, किसी और चीज की नहीं। किसी और चीज की नहीं का मतलब क्या कहना चाहती हूं मैं? किसी और चीज की नहीं। कौन सी चीज की जरूरत नहीं है हमको? यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। हमें यहाँ पर इन चीजों को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? डायरेक्शन की। है क्या जरूरत? क्या लगता है आपको? है जरूरत? मैं आपसे पूछती हूँ क्या ऐसे, या ऐसे पूछना चाहिए क्या मुझे आपसे? That what is your body mass in south direction? साउथ डायरेक्शन में अपना मास मेजर करके बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? मास को मेजर करने के लिए बस इतना बोलना काफी है दैट दिस इज 50 kg, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। क्या हमको इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। क्या आपको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है? नहीं। मैंने बोला कि ये यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ। आपने अप्रोक्सीमेशन के साथ में बता दिया दैट दिस इज 1 मीटर। क्या डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। मैंने आपसे बोला कि अपनी घड़ी में टाइम देखकर बताओ,
आपने अपनी घड़ी में टाइम देखा और बता दिया दैट इट इज 5 PM या AM, वॉटेवर, जो भी आपकी घड़ी में टाइम हो रहा था वो आपने देखा और बता दिया। क्या आप टाइम को डायरेक्शन के साथ में मेजर करके बताओगे कि मैम 5 o'clock हो रहे हैं आज तो मेरी घड़ी में साउथ डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन में 4 o'clock हो रहे हैं, और वेस्ट डायरेक्शन में 12 o'clock? क्या ऐसा बोलना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? मतलब टाइम को मेजर करने के लिए भी हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आ गई बात समझ में? तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत है? इस नंबर की, और इस नंबर को क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई? तो मतलब डिस्टेंस, मास, टाइम और ऐसी बहुत सारी और भी यूनिट हैं, और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर करने के लिए हमको सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है? मैग्नीट्यूड की। इन वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोला करते हैं? इन क्वांटिटीज़ को हम बोला करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो डेफिनेशन में रिपीट कर रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, लिखी हुई है आपके नोट्स में, पर आप सुनिए फिलहाल ध्यान से। ऑल दोज क्वांटिटीज़ फॉर विच only magnitude is required for their complete measurements are known as scalar quantities. Examples are distance, mass, टाइम। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? स्केलर क्वांटिटीज के। ओके, तो चलिए आगे आ जाइए। अब नेक्स्ट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, विच इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं? वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, जानिए। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज फॉर विच मैग्नीट्यूड, भाई इनको मेजर करने के लिए एक तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, वो तो स्केलर को भी चाहिए। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? सुनिए ध्यान से। डिफरेंस ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोला करते हैं? उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोला करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर देयर कंप्लीट मेजरमेंट। इज इट ओके? धीरे धीरे आपको दोनों ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है पूरे चैप्टर में। कुछ स्केलर भी पढ़नी है, कुछ वेक्टर भी पढ़नी है, पर पहले वेक्टर के थोड़े एग्जाम्पल्स तो देखें। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे फोर्स। फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। चलो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको कि आखिर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे देखो ये मेरे पास में मार्कर है, और इस मार्कर का एक कैप है, कैप लगा हुआ है, और मैं इसे खोलना चाहती हूँ, कैप को हटाना चाहती हूँ। ऐसे खोल दिया मैंने, दिख रहा है आपको, है ना? इसको खोलने के लिए मुझे इस कैप पर फोर्स लगाना पड़ा। एक हाथ से मार्कर पर, एक हाथ से कैप पर, और दोनों को ऐसे पुल करना पड़ा तो खुल गया, है ना? फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाना पड़ा? अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर। इज इट ओके? अब हमने सोचा कि नहीं भाई सिर्फ फोर्स लगाना काफ़ी है, तो हम इस कैप को खोलने के लिए फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? देखना ध्यान से। मैं इस कैप को ऐसे पुश कर रही हूँ इधर मार्कर की तरफ, टुवर्ड्स द मार्कर, है ना? तो हम एक तरीके से दोनों चीज़ों को एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं, कैप को इधर और मार्कर को टुवर्ड्स द कैप। तो क्या मार्कर की कैप खुल जाएगी? नहीं खुलेगी। इज इट ओके? मतलब ये हुआ कि इस कैप को खोलने के लिए जो फोर्स मुझे लगाना है वो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो ही खुलेगी कैप। ऐसा समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो ये जो फोर्स है इसको करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू तो चाहिए ही सही, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही सही, पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको किसकी ज़रूरत होती है? डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है।
आई बात समझ में? मतलब ये जो फोर्स नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और आपको डायरेक्शन भी चाहिए। तो all those physical quantities for which magnitude as well as direction both are required for their measurements are known as vector quantities, and one of them example, a lot of examples are there। मैंने फिलहाल आपको ये एक ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है फोर्स, बाकी पूरे चैप्टर में आपको और भी पढ़ने हैं वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स। तो फिलहाल हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ लिया है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और फिर और देखते हैं और हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, देखिएगा ध्यान से। जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की यूनिट्स। इज इट ओके? यूनिट्स का मतलब समझते हैं आप? जैसे अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो पहले तो पहचानो कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। बिल्कुल है, अभी अभी पढ़ी है हमने। कैसी फिजिकल क्वांटिटी है ये, स्केलर या वेक्टर? तो हमें याद है दैट डिस्टेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। अब यूनिट्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बड़ी सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, थोड़ा ठीक ठाक डिस्टेंस हो तो आप मीटर यूज करते हैं, थोड़े बिगर डिस्टेंस हो बिटवीन टू सिटीज लाइक दिस, है ना, तो आप किलोमीटर्स यूज करते हैं। डिस्टेंसेस और छोटे हो जाएं तो सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, और छोटे हो जाएं तो मिलीमीटर भी यूज करते हैं। ये तो मैंने आपके जाने पहचाने नाम लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो सिर्फ डिस्टेंस को मेजर करने के काम आती हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम है, अब इतनी सारी यूनिट में से हमने हर फिजिकल क्वांटिटी की, सिर्फ डिस्टेंस की नहीं, फॉर ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी हमने इनमें से इतनी सारी यूनिट्स में से एक यूनिट सेलेक्ट कर ली है। इज इट ओके? और उस एक यूनिट को हम इंटरनेशनल लेवल पर यूज करते हैं और इसीलिए इस यूनिट को बोला जाता है SI यूनिट। तो आप ये किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर, ये बाकी सारी यूनिट याद रखें या ना रखें, पर ये मीटर याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मीटर है ये SI यूनिट होती है। किसकी SI यूनिट है ये? डिस्टेंस की। क्या SI का मतलब समझते हैं यहाँ पर आप लोग? SI का मतलब होता है सिस्टम, S फॉर सिस्टम एंड I फॉर इंटरनेशनल। Is it okay? So this is the unit of distance which will be used at the international level. Is it okay? तो distance की SI यूनिट क्या हो जाएगी? distance की SI यूनिट हो जाएगी मीटर। क्या बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी भी कोई ऐसा यूनिट होती है? बिल्कुल होती है। आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट तो बता देती हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे बात अगर हम मास की करें तो मास की भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? इट कैन बी मेजर्ड इन kilograms, it can be measured in grams, it can be measured in milligrams, और भी होती हैं क्या? और भी बहुत सारी होती हैं। पर अगर हम इनमें से SI यूनिट ढूंढना चाहें, कौन सी यूनिट? SI यूनिट which will be used at the international level, then the SI unit of mass is kilogram. Is it okay? तो क्या टाइम की भी कोई SI यूनिट होती है? यस, यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं टाइम की? बहुत सारी होती हैं। आप टाइम को आवर्स में भी मेजर करते हैं, आप टाइम को मिनट्स में भी मेजर करते हैं, आप टाइम को सेकंड्स में भी मेजर करते हैं। तो क्या लगता है आपको कौन सी यूनिट SI यूनिट होती होगी टाइम की? SI यूनिट, चलो ढूंढते हैं SI यूनिट। इतनी सारी यूनिट्स में से जो SI यूनिट होती है टाइम की, वो कौन सी होती है? सेकेंड।
यूनिट्स तो और भी बहुत सारी होती हैं टाइम की, पर SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? सेकेंड्स। इज इट ओके? तो मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपने अभी तक पढ़ी हैं और जितनी भी आप पढ़ेंगे, सबकी एक एक यूनिट कौन सी होती है? SI यूनिट, जो आपको याद रखनी होती है। ओके, तो ये हमने पढ़ा SI यूनिट के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, हम दो नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी ये नई फिजिकल क्वांटिटीज हैं? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम ये जो दो नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा रुकिए। हाँ जी, तो सुनिए ध्यान से। हम दो नई फिजिकल क्वांटिटीज जो पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे आप, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। इसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, जो बहुत ही कॉमन है, आपका जाना पहचाना वर्ड है ये, जानी पहचानी फिजिकल क्वांटिटी है ये डिस्टेंस। पर इसी डिस्टेंस से मिलती जुलती एक और फिजिकल क्वांटिटी जो आपको यहाँ पर पढ़नी है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। कौन सी पढ़नी है भाई? डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ना है आपको। पर डिस्टेंस तो हम जानते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो चलो दोनों को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। जो डिस्टेंस है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ। क्या आपको डेफिनेशन से डिस्टेंस का मतलब समझ में आया? चलिए दोबारा से रीड करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ। मतलब बहुत ही आसान है जी, आप जितना चलते जा रहे हैं उतना ऐड करते जाइए और आपको क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सुनिएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, ये है आपका घर। इज इट ओके? आपके घर का पॉइंट लोकेशन हमने यहाँ पर कर दिया है, और आप अपने घर से कहाँ पहुँचे? आप अपने घर से पहुँचे स्कूल। इज इट ओके? और ये जो डिस्टेंस हमने माना आपके घर से आपके स्कूल का, लेट इट बी 3 किलोमीटर्स। ओके, फिर आप अपने स्कूल से पहुंचे आपके फ्रेंड के घर पे। किसके घर पे पहुंचे? फ्रेंड्स हाउस। इज इट ओके? क्यों पहुंचे? किसी काम से, टू कलेक्ट सम होमवर्क कॉपीज एंड ऑल, जो भी आप मानना चाहें। और हमने मान लिया लेट दिस डिस्टेंस बी 4 किलोमीटर्स। हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस स्कूल से आपके फ्रेंड के घर का कितना है? 4 किलोमीटर्स। इज इट ओके? अब आप उसी रास्ते से वापस अपने घर नहीं आए, आपको एक शॉर्टकट पता था और आप इस रास्ते से अपने घर पहुंच गए। और मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5 किलोमीटर्स। तो पहले आप अपने घर से स्कूल गए, फिर आप अपने स्कूल से फ्रेंड्स हाउस गए, और फिर वहां से दोबारा अपने घर पहुंच गए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो मैंने बोला कि इस टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इज इट ओके? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स के साथ में सिंपल एडिशन कर देना है। ओके, तो मतलब कैसे करेंगे एडिशन? सबसे पहले आप कितना चले? 3 किलोमीटर्स, फिर कितना चले? 4 किलोमीटर्स, और फिर कितना चले? 5 किलोमीटर्स। तो ऐड कर दीजिए आप इनको, आपको मिल जाएगा आपका आंसर 12 किलोमीटर्स। तो बड़ा आसान है ना? देखो कितना आसान है डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ओके, जितना चलते जा रहे हो उतना ऐड करते जाओ और आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, वॉट एवर इट इज, ऐड करने से। ठीक है, पर अब हमको ये नई फिजिकल क्वांटिटी समझनी है, और ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी है ये थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए नई भी है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, चलिए लिख लेते हैं। It is defined, this displacement is defined as the actual length of covered path. क्या आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया? चलिए लिख लेते हैं। It is defined, this displacement is defined as the actual length of covered path. It is defined, this displacement is defined as the actual length of covered path. It is defined, this displacement is defined as the actual length of covered path. चलिए लिख लेते हैं।
as the shortest distance. It is defined as the shortest distance, मतलब है ये भी एक टाइप का डिस्टेंस ही. Is it okay? तो फिर डिफरेंस क्या है देखिए. It is defined as the shortest distance between initial and final positions. या पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आप, जो लिखना चाहें वो लिखें. ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. इनिशियल पोजीशन का मतलब तो समझते हो ना, जहां से भी आपने मोशन स्टार्ट करा है उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इनिशियल पॉइंट. चलो देखते हैं. इस वाले केस में आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा था, आपका होम. यहां से शुरू करा था आपने मोशन. एंड फाइनल पोजीशंस. अब फाइनल पोजीशंस क्या होती है, जहां पर भी आप अपना मोशन खत्म कर देते हैं, दी एंड कर देते हैं, है ना. हमेशा ही आप ये सोचें कि ऐसे तो हम हमेशा ही घर पर आएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है. जैसे मानो कि आप यहाँ फ्रेंड के घर पर ही रुके हुए हैं काफ़ी देर के लिए और इसे फाइनल पॉइंट कंसीडर करना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन. वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में. पर फाइनल पोजीशन का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको, जहाँ पर भी आपने अपना मोशन खत्म कर दिया, एंड कर दिया, उस पोजीशन को क्या बोला जाता है, उस पोजीशन को बोला जाता है फाइनल पोजीशन. तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, किसके बीच का, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स का. तो चलिए ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने देखा था, इसी एग्जाम्पल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या था यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, होम. इज इट ओके. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, होम. होम टू स्कूल, देन स्कूल टू फ्रेंड्स हाउस, देन अगेन बैक टू होम. तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, तो क्या है भाई इनिशियल पोजीशन, होम. और अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, तो वो भी होम. आप घर से चले थे और पूरा चक्कर काट के देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोबारा कहाँ पहुँच गए, घर पर पहुँच गए. आई बात समझ में. तो अब अगर आपसे बोला जाए कि इस वाले एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए, तो कैसे करेंगे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट. लुक हियर वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिए. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. यही इनिशियल पॉइंट और यही फाइनल पॉइंट. तो होम से होम के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0, है ना. जब इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस वाले केस के लिए, 0. तो सिर्फ इसी केस के लिए नहीं, जब भी, है ना, जिस भी मोशन में हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, इनिशियल पॉइंट किसके सेम हो जाए, फाइनल पॉइंट के बिल्कुल सेम हो जाए. सो इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, आप जहां से चले हैं अगर पूरी सब जगह घूम करके आप वापस वहीं पर पहुंच जाएं, ओके, इन ऑल दोज केसेस द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0. कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. तो फॉर दिस एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट इज 0. ओके, तो मैं थोड़ा साइड में हो रही हूँ, देखिए आप ध्यान से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को. फिर कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे हम इसके. ये एक एग्जाम्पल बताया है मैंने आपको, एक और बताने जा रही हूँ. इसको रफ कर दें यहाँ से, तो इस वाले एग्जाम्पल को हम रफ कर देते हैं और एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे. और अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताने जा रही हूँ उसमें आप मुझसे पहले ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी. ओके, तो गेट रेडी टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. ओके, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा. आपने मोशन शुरू करा कहाँ से, आपके घर से, बिल्कुल सेम है पर कुछ डिफरेंस के साथ, ध्यान से देखना.
आप अपने घर से कहाँ पर गए? आप अपने घर से गए स्कूल। डिस्टेंस कितना था? 3 किलोमीटर्स। वही वाला सेम एग्जाम्पल है। और यहाँ से कहाँ पहुँचे? वही सेम अपने फ्रेंड के घर पे। पर फिलहाल कंडीशन में जो डिफरेंस है वो ये है कि अभी तक आप अपने घर पर वापस नहीं पहुँचे हो, है ना। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, मतलब आपने मोशन यहाँ से शुरू करा और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस में तो हमें बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जितना चलते जा रहे हो ऐड करते जाओ। मतलब कितना हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड? 3 + 4, मतलब कितने किलोमीटर्स? 7 किलोमीटर्स। इसके आगे हम चले ही नहीं। अब हमको इसी केस के लिए क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ऐसी ही बात है। हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कैलकुलेट करना होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल। पर अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें? तो बहुत ध्यान से सुनना कि जब भी दो पॉइंट, कोई से भी दो पॉइंट, ये तो मैंने सीधे सीधे लगा दिए हैं, आप चाहो तो इस पॉइंट को यहाँ लगा दो, आप चाहो तो इस पॉइंट को यहाँ लगा दो, जहाँ मर्जी आए वहाँ लगा दो। इज इट ओके? हम किसी एक ही पॉइंट को कंसीडर करेंगे, तो हमने ये कर लिया। तो जब भी हमें दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, तो उनको हम क्या करते हैं? इन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो व्हेन दीज टू पॉइंट्स आर जॉइंड विद अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने पर आपको क्या मिल जाता है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाता है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे निकाला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बाय जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो वही काम हमको यहाँ पर करना है। सुनिएगा ध्यान से कैसे करें। इसको हटा देते हैं यहाँ से और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल पॉइंट क्या था? आपका घर। और फाइनल पॉइंट क्या था? आपके फ्रेंड का घर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन से। तो देखिए कैसे ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन से। ये हमारा घर था और घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर क्या था? आपका स्कूल। और स्कूल से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर क्या था? फ्रेंड्स हाउस। इज इट ओके? चलिए ध्यान से देखिए। तो फिर ये कौन सा पोजीशन है? ये जो होम है ये कौन सा पॉइंट है? ये है इनिशियल पॉइंट, या आप इनिशियल पॉइंट बोलिए या पोजीशन बोलिए, एक ही बात है। फ्रेंड्स हाउस जो था ये क्या था? ये फाइनल पॉइंट था, फाइनल पोजीशन थी। इज इट ओके? अब इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन से। कर दिया ज्वाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमको क्या प्रोवाइड करेगी? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हमने क्या नाम दिया है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये लाइन जो है ये लाइन हमें क्या प्रोवाइड करेगी? डिस्प्लेसमेंट। अब हमें जानना ये है कि क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, इट कैन बी डन। जो हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है फिगर में कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। मैथ्स में आपने पढ़ी होगी। तो चलिए अप्लाई करते हैं। देखिएगा ध्यान से। हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A, B एंड C। ओके, किसकी कैलकुलेशन करनी है आपको? AC की कैलकुलेशन करनी है। चलिए करते हैं यहाँ पर AC की कैलकुलेशन। AC की कैलकुलेशन करने के लिए दिस AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इज इट ओके? देखिएगा ध्यान से, है ना।
ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस यही है पाइथागोरस थ्योरम। मैं दोबारा बोल रही हूँ, याद नहीं है तो आप पूछ सकते हैं डाउट में। ओके, तो देखिएगा AC स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू AB स्क्वायर। कितना है AB? 3 स्क्वायर प्लस BC कितना है? 4 स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर is equal to 9 plus 16. Now AC square is equal to 9 plus 16 is 25. पर हमें AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमें दोनों साइड क्या कर देना होगा? स्क्वायर रूट कर देना होगा। इधर का स्क्वायर रूट करेंगे तो AC आ जाएगा और इधर का स्क्वायर रूट करेंगे 25 का, तो आपको याद ही होगा कितना आ जाएगा? 5। ओके, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC की वैल्यू हो जाएगी 5 और हमने दोनों वैल्यूज़ किलोमीटर्स में काम में ली है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा? किलोमीटर्स में आएगा। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिल गया? 5 किलोमीटर्स। तो दोबारा देखिए, यहाँ पर सेम केस के लिए डिस्टेंस कितना था? 7 किलोमीटर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? डिस्प्लेसमेंट आया है 5 किलोमीटर्स। इज इट ओके? मतलब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हों। अभी तक हमने 2 केसेस देखे हैं और दोनों में ही अनइक्वल है ये। इज इट ओके? तो आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में, साइंस कॉपीज़ में। ओके, और इसके बाद में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें जानने हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय एवरीवन।